Welcome to our channel. My name is Shivang. So nowadays fuel prices have skyrocketed and refueling your car's fuel tank is a headache. So ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? Either you can shift to a public transport or you can choose a vehicle with a CNG. CNG दिमाग में आते ही एक ही मैन्युफैक्चरर का नाम आता है, वो है मारुति सुजुकी। तो आज मारुति सुजुकी लाइनअप की बेस्ट CNG कार हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। So this is Maruti Suzuki Ertiga VXi model with company fitted CNG. Let's straight away start with the exterior of this car. फ्रंट ग्रिल में आपको काफ़ी अबंडेंस में क्रोम दिखेगा। उसके बाद अगर हेडलाइट्स की बात करी जाए तो ये इनोवा क्रिस्टा इंस्पायर्ड हेडलाइट्स लगती है और ये है प्रोजेक्टर हेडलाइट्स बट ये हेलोजन्स हैं, HID नहीं है। ये हाई बीम के लिए है। ये टर्न इंडिकेटर लैंप है और ये फॉग लैंप की हाउसिंग है बट इसमें फॉग लैंप आता नहीं है बिकॉज ये VXi मॉडल है। बाकी आपको यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी और ये है बम्पर का लिप। उसके बाद अगर बोनेट की बात करी जाए तो काफ़ी एरोडायनामिक बोनेट लगता है बिकॉज इसमें 4 क्रीज लाइंस आती हैं। कमिंग टू द साइड ऑफ दिस कार यू विल सी अ ब्लैक टच हेयर और स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट टिल द टेल लाइट यू विल सी अ एरोडायनामिक क्रीज विच लुक्स वेरी प्रोमिनेंट ऑन दिस कार। बाकी ये है ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स और ये है बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स। बाकी ये 7 सीटर है तो आपको काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिखता है। कमिंग टू द रियर ऑफ दिस कार यू कैन सी अ ब्लैक सर्कमफ्रेंस ट्रीटमेंट ऑन द रियर ग्लास, Volvo XC90 इंस्पायर्ड टेल लाइट्स एंड दिस टर्न इंडिकेटर लैम्प एंड हेयर इज़ द सुजुकी बैजिंग। यहाँ पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिलती है और इसमें 4 आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और नीचे अगर आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्टर्स भी दिए हैं इसमें। और बिकॉज ये CNG है तो आपको इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको अंडरनीथ मिलेगा। टायर्स की अगर बात करी जाए तो इसमें आपको मिलते हैं 185/65 R15 टायर्स ब्रिजस्टोन ब्रांड के, बट इस कार के हिसाब से इनकी वेट थोड़ी सी कम है। लेट्स ओपन द इंजन बे ऑफ दिस कार। सो मारुति के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसका बोनेट काफ़ी हैवी है और इस कार को 3 स्टार रेटिंग भी मिली है ग्लोबल एनकैप में। पेट्रोल इंजन होने के बावजूद इन्होंने इंसुलेशन प्रोवाइड करी है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ से स्टार्ट करें तो ये है पेट्रोल की ECU और ये है काफ़ी रिफाइंड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 103 PS की पावर बनाता है 6000 RPM पे। और CNG पर आई एस्टिमेट ये 91 PH की पावर बनाता है। और ये है CNG का ECU और ये है CNG गेज। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंजन गैप्स मिलेंगे जो कि मारुति की हर कार में मिलते हैं। लेट्स ओपन द बूट ऑफ दिस कार। टू एक्सेस द CNG सिलेंडर हमको ये वेलक्रो कवरिंग हटानी पड़ेगी और फिर हमको मिलता है 60 लीटर्स का CNG सिलेंडर। और यहाँ पे थोड़ी टूल किट्स वगैरह हैं और यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो स्पेयर टायर आप निकाल सकते हो। उसके लिए ये टूल है स्पेयर टायर यहाँ से रिमूव करने के लिए। वैसे तो कुछ स्पेस बचती नहीं है सिलेंडर रखने के बाद, बट स्टिल 200 लीटर का आप सामान इसमें रख सकते हो। तो करेंटली विद सिलेंडर इस कार में 200 लीटर्स का बूट स्पेस है, बट अगर आप इसे एज अ 5 सीटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 3rd रो को फोल्ड कर सकते हैं और फिर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ रूम बच जाता है। और फिर अगर आपको इसको एज अ मिनी ट्रक यूज़ करना चाह रहे हो घर की शिफ्टिंग के लिए तो फिर आप 2nd रो भी लिटा सकते हो। और ये 60-40 स्प्लिट होती है और 3rd रो जो है 50-50 स्प्लिट होती है। इट्स टाइम टू गेट इनसाइड एंड टॉक द इंटीरियर ऑफ दिस कार।
इस कार के डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेज कलर और डार्क ब्राउन कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा और ये जो बटन्स हैं ये ओल्डर मारुति से कैरी ऑन करे गए हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए है ORVM को, ये ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए है, ये डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए हैं और ये पावर विंडो को लॉक करने के लिए हैं। ये पावर विंडो कंट्रोल्स हैं और ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीकर का हाउसिंग और ये 1 लीटर वाटर होल्डर और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और देखा जाए तो इधर भी काफ़ी स्पेस है कार में। ड्राइवर साइड कंट्रोल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल चेंज करने का बटन है, ये पेट्रोल और CNG में स्विच कर सकते हो आप। और ये हेडलाइट लेवलर स्विच है और यहाँ पे एक खुफिया स्टोरेज भी है जिसमें आप चिल्लर वगैरह और कुछ भी जो आप रखना चाहते हो रख सकते हो। इस कार की चाबी कुछ इस प्रकार की दिखती है जो कि बाकी मारुति की तरह ही है। बेसिक लॉक और अनलॉक का फीचर है और अब इसको इंसर्ट करते हैं। ये VXI मॉडल है इसलिए इसमें ऐसे मैनुअल की आती है, वरना टॉप मॉडल में आपको कीलेस एंट्री मिलती है और यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलता है। तो स्टीयरिंग की बात करें तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है जैसा कि आपको स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर में देखने को मिलता है। और ये इस कार का हॉर्न है, ये हॉर्न पैड है मतलब। बाकी ये ट्रैक चेंज करने के लिए है और ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए होता है, ये मोड चेंज करने के लिए इसको प्रेस करोगे तो आप, ये म्यूट करने का बटन है। और ये जो 3 आप देख रहे हो ये कॉल उठाने का, कॉल काटने का और ये ब्लूटूथ का बटन है। लेफ़्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं और अगर मैं आपको स्प्रे दिखाऊं इसका तो इसमें 6 नोजल स्प्रे मिलता है जो कि काफ़ी तगड़ा तरीके से पानी फेंकते हैं और ये वाइपर्स भी इस विंडशील्ड को बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन करते हैं। टॉकिंग अबाउट द MID ऑफ दिस कार, सो लेफ़्ट साइड आपको मिलेगा एनालॉग टैकोमीटर, राइट साइड मिलेगा एनालॉग स्पीडोमीटर, बीच में आपको मिलेगी MID जो कि वॉच दिखाती है और कितना किलोमीटर ड्रिवन है वो दिखाएंगी। और उसके नीचे आपको फ्यूल गेज मिल जाएंगे, दोनों पेट्रोल का भी गेज मिल जाएगा और CNG का। और ऊपर आपको वार्निंग लाइट्स और पार्किंग लाइट्स मिलती हैं। टॉकिंग अबाउट द डैश ऑफ दिस कार, सो इस कार में आपको ऑल ओवर बेज और ये डार्क ब्राउन टोन मिलेगी जो कि काफ़ी एयरी फील कराती है। और अगर हम AC वेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी स्मार्टली प्लेस्ड है, ऐसा लगता है डैश का ही ये पार्ट है यहाँ पे और क्रोम टच भी है इसमें। उसके बाद अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स इसका बहुत डिसेंटली साइज्ड है, मतलब काफ़ी बड़ा भी नहीं और काफ़ी छोटा भी नहीं है। उसके बाद हम अगर बीच में आए तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलेगी, ये इतनी बड़ी है नहीं है, मैं आपको अगर ऑन करके दिखाऊं तो ये इतनी छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी, बाकी पर ये काफ़ी वेल लिट हैं और इनके कंट्रोल्स भी अच्छे हैं। बट ये VXI मॉडल है इसलिए इसमें ऐसी टच स्क्रीन मतलब टच स्क्रीन नहीं है, मतलब टच कैपेसिटिव स्क्रीन है। और टॉप मॉडल में आपको टच स्क्रीन मिलती है, उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह मिलता है। उसके बाद अगर नीचे आए तो ये हैज़ार्ड बटन है। उसके बाद ये AC कंट्रोल्स हैं, काफ़ी कन्वेंशनल मारुति की तरह ही हैं, बस ये बेज कलर में है जैसे डिज़ायर में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आए तो वही एक पावर सॉकेट है 12 वोल्ट का और यहाँ पे है USB और ऑक्स का पोर्ट। यहाँ पे है 2 कप होल्डर्स या बॉटल होल्डर्स और ये अच्छी बात यह है कि ये कूल्ड हैं, मतलब यहाँ पे AC की हवा आती है, इसको आप बंद भी कर सकते हो और खोल भी सकते हो। उसके बाद बीच में ये गियर लीवर है, ये 5 स्पीड कार है तो इसमें 5 स्पीड तक ही है। और ये गियर लीवर और ये जो हैंड ब्रेक है और ये गियर लीवर है ये आपको डार्क ब्राउन कलर में मिलेंगे। ऊपर की तरफ अगर हम आए तो आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिल जाता है और बीच में आपको माइक मिलता है बातें करने के लिए। और ये हेलोजन कैबिन लाइट है जो कि इस क्रीम केबिन के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे आपको टोल रिसीट होल्डर मिल जाता है और ये IRVM जो है वो मैनुअली डिमिंग है, ऑटो डिमिंग नहीं है। लेट्स सी हाउ द सेकंड रो ऑफ दिस कार इज़। बहुत ही वाइड डोर ओपन होते हैं इसके, तो इंग्लिश और एग्रेस में कोई इशू नहीं है इस कार में। सीट्स की बात करी जाए तो बहुत ही वाइड, बहुत ही कुशनी और बहुत ही ज़बरदस्त अंडर थाई सपोर्ट के साथ आती हैं ये सीट्स और एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम है इसमें। और इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है बट इसमें कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं।
और आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं सीट को अपने कंफर्ट के हिसाब से। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एयर फ्लो के लिए दे रखा है, बट ये प्रॉपर एसी नहीं है, बट ये सिर्फ आगे से एसी की हवा लेता है और इस तरफ छोड़ता है ताकि वेंटिलेशन बनी रहे कार में। बाकी एसी मैंने आपको बताया था, इसका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है कार का। सो इस सेकंड रो में दो एडल्ट्स और एक चाइल्ड बैठ सकता है बहुत ही आराम से, और इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं। और जिसका बड़ा केबिन है तो पीछे भी आपको एक हेलोजन लैंप मिलता है। सो दिस कार इज़ अ 7 सीटर। सो इसकी थर्ड रो में भी हम बैठ के देख ही लेते हैं। तो थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको ये सीट पुल डाउन करनी पड़ती है और इसको ऐसे पुश करना पड़ता है। सरप्राइजिंगली थर्ड रो में भी सफिशिएंट स्पेस है। एक एडल्ट के लिए शॉर्ट जर्नीज़ करना पॉसिबल है, बट लॉन्ग जर्नीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी कम्बरसम हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं बहुत आराम से, और बाकी सीट्स कंफर्टेबल है, बट ये इनमें अंडर थाई सपोर्ट नहीं है जैसा कि फर्स्ट और सेकंड रो में है। और बट यहाँ पे बॉर्डर होल्डर दे रखा है और काफ़ी वाइड क्वार्टर ग्लास है। मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा क्वार्टर ग्लास किसी एमपीवी में। और बाकी देखा जाए तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं, और ये जो सीट है ये भी आप रिक्लाइन कर सकते हो। पीछे में करके दिखा दो, ऐसे पीछे तक रिक्लाइन कर सकते हो। हालांकि ऐसे पीछे रिक्लाइन करने से बूट स्पेस कम हो जाता है। Moving on to driving experience of this car, which is utmost important for a vehicle. So, talking about the engine and performance. So, इस कार में आपको बहुत ही क्विक थ्रॉटल रिस्पांस मिलता है। So, इससे क्या होता है कि अगर आप एक्सेलरेशन इनपुट देंगे तो कार बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, जिससे कि पूरा एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। और इंजन की बात करें तो जो ये 1.5 लीटर का इंजन है, ये लोअर डाउन बहुत ही पावरफुल है। तो फर्स्ट गियर में या फिर स्टैंड स्टिल से उठाने में इसको कोई दिक्कत नहीं आती है। इंजन की मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो रेंज है। मिड रेंज की अगर मैं बात करूँ इंजन की, तो काफ़ी फ्लैट मिड रेंज है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 RPM अप टू रेड लाइन इस इंजन में ये इंजन लाउड हो जाता है काफ़ी, और अच्छा थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी देता है टॉप एंड में। बट टू सम अप, इंजन की जो बेस्ट बैंड है वो लोअर रेंज में ही है। मिड रेंज बिल्कुल फ्लैट है, और जो हाई रेव्स है उसमें लाउड ज़्यादा हो जाता है, परफॉर्म उस हिसाब से नहीं करता। बट ओवरऑल इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी एडिक्वेट और पावरफुल इंजन है ये। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिखने में ही नहीं, परफॉर्म करने में भी बहुत अमेजिंग है। सो ये स्टीयरिंग मेरे को काफ़ी डायरेक्ट लगा और बहुत ही वेल वेटेड स्टीयरिंग है। ऑल्सो दिस स्टीयरिंग रिटर्न्स टू द सेंटर अनलाइक द मोस्ट ऑफ द मारुति प्रोडक्ट्स। Gearbox of this car is light and easy to use, and the gear slots in neatly. Also, the gear ratios of this car is very well calibrated, so this means you don't have to downshift unnecessarily unless required. इस कार की राइड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये रोड पे चलते हुए काफ़ी फ्लांटेड फील होती है, और छोटे मोटे गड्ढे, पॉट होल्स, अनइवन रोड्स बहुत ही प्यार से एब्जॉर्ब कर लेती है। और सबसे अमेजिंग बात, सरप्राइजिंग बात मेरे को ये लगी कि ये एमपीवी होने के बावजूद भी कॉर्नर्स पे मैनेजेबल है। Guys, meet the owner of this car, Devansh Singh. First of all, Devansh, thank you for providing this car to us. वेलकम। So Devansh, my first question would be कि आपने ये कार कितने की ली और आपने ये कार कब ली? अच्छा, हमने इसको जैसे 2020 के ईयर एंड में परचेज़ किया था। बिल्कुल एक साल ख़त्म होने से लाइक 28 या 29 तारीख को हमने इसकी बुकिंग करी थी दिसंबर में। तो इसकी मार्केट में जो कोटेशन जो डीलर्स दे रहे थे वो 10.5 लाख थी, पर लेकिन क्योंकि बिल्कुल जैसे ईयर एंड में 2 या 3 दिन बचे थे और हम तभी इसकी बुकिंग कर रहे थे, तो इसलिए हमको अच्छा खासा हेक्टिक डिस्काउंट मिल गया। तो हमको ये ऑन रोड 10,01,000 की पड़ी। मतलब बेसिकली 10 लाख की थी, उस शगुन करके हमने 1,000 बढ़ा दी। अच्छा, मतलब आपने 58,000 का डिस्काउंट ले लिया, वो भी ऐसे मतलब इतने हाँ ऑन डिमांड जो मॉडल है उसमें। वेटिंग भी काफ़ी चलती थी। ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है।
हाँ, ये मतलब डिस्काउंट तो बस वही अपना बायर सेलर के नेगोशिएशन था और कुछ मतलब आपकी नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी हैं, चलो वो तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपका इनिशियल एक्सपीरियंस क्या था इस कार को लेने के बाद, क्योंकि आपने जैसा आप मेरे को बताया था कि घर में हैचबैक थी, उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम एमपीवी पे शिफ्ट किया है, तो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, देखो आप कभी भी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होते हो, वो भी डायरेक्ट सीडान भी नहीं, डायरेक्ट एसयूवी टाइप 7 सीटर कार में शिफ्ट होते हो, तो एक लेवल मतलब आप एक लेवल स्किप करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। तो मतलब जैसे जो छोटी गाड़ियाँ थी वो तो ऑलमोस्ट यहाँ तक में ख़त्म हो जाती हैं जितना बेसिकली अपने इंडिया में है, पर लेकिन ये जैसे थी ये बिल्कुल पीछे तक थी। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो खुशी के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी तो थी ऑब्वियसली, पर थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियसनेस होकर चलाना पड़ रहा था। पीछे की साइड का हमको तो ये अंदाज़ा था यहाँ तक का इतने में अपनी गाड़ी मुड़ जाती है। 2 रो तक का अंदाज़ा था मतलब 2 आपको? रो तक का अंदाज़ा था, इसमें 3 रो प्लस बूट स्पेस भी आ गया था थोड़ा सा, तो एक अलग से जगह लेके मोड़नी पड़ती थी गाड़ी, और क्या कहते हैं एक चैलेंजिंग सी लगती थी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में, पर ओवरऑल अच्छी थी, बहुत स्मूथ है क्योंकि इस करके। अच्छा, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि इसके मोटे मोटे जो प्रोज हैं, मतलब कि एडवांटेज हैं इस कार के, वो क्या हैं? देखो ओवरऑल इसमें मैक्सिमम तो प्रोज ही है, मैं गिनाऊँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, पर देखो मेरी नज़र में तो कंप्लीट पैसा वसूल है। हर फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी है और हर पर्पज़ के लिए अच्छी गाड़ी है। आप इसको सिंगल ड्राइव में चलाओ तो भी बहुत फन टू ड्राइव है, बहुत स्मूथ है, अभी तक तो बहुत स्मूथ है। और जो है हर रो में जैसे इसकी 3 रो हैं, हाँ जी, तीनों रो में एम्पल स्पेस है, बहुत ही बढ़िया स्पेस है, और सारी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, एक जो प्राइस बजट है ना ये इसके हिसाब से और 7 सीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है सारी सीटें। मतलब आपके हिसाब से बैंग फॉर द बक है ये? या करेक्टली, इवन थर्ड रो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ हाँ, वो मैंने भी एक्सपीरियंस करा। हाँ, तो ये है मतलब वो, और जो है ये सीट्स हो गई, बाकी इसका म्यूज़िक प्लेयर भी ठीक है, अच्छा है, स्पीकर क्वालिटी अच्छी है, ये बिल्ड है प्लास्टिक बिल्ड है, ये भी अच्छी है, लुक्स अंदर से अच्छे हैं, बाहर से भी अच्छी है। ये एसी इसका बेस्ट है, मतलब बहुत पावरफुल एसी तो है इसका बेस्ट, देखो एसी चिल कर देता है बिल्कुल। देखो हम एसी चला रखा है और इसका थर्मोस्टेट हमने ऑलमोस्ट हाफ में कर रखा है, तो बहुत ठंडा एसी है। तो प्रोस तो बहुत हैं, काफ़ी हैं। लाइट का थ्रो भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ, इसका लाइट का थ्रो बहुत एपिक है, जो फ्रंट लाइट है उसका थ्रो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि इस कार के कॉन्स क्या है, मतलब कि डिसएडवांटेज, अगर आपको कुछ भी लगे तो आप बता सकते हो हमें। डिसएडवांटेज इसमें काफ़ी, देखो मैं 8-9 महीने से चला रहा हूँ, इतना तो मैं ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया हूँ। बस ये है डिसएडवांटेज कहूँगा कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो मारुति की हल्की होती है, तो मारुति ने आर्टिका में, मैं ऐसा फील करता हूँ कि आर्टिका में जो है इन्होंने थोड़ा बॉडी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, पर उसके बाद भी उसके ऊपर जो पेंट कोटिंग है वो बड़ी हल्की है इनकी। ऐसा कहने का कारण क्योंकि मेरी जो कार जो है इसमें बहुत सारी स्टोन चिपिंग हुई है, जैसे हाईवे में चलती है तो स्टोन चिपिंग हल्की हल्की हो जाती है, तो इसकी स्टोन चिपिंग ऐसी कि स्टोन जैसे जहाँ जहाँ पे हल्का हल्का स्टोन लगा है तो वो पूरा जो है क्या कहते हो बिल्कुल नीचे की जो स्टील कोट होती है वो दिख रही है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने पेंट की जो परत चढ़ाई है पतली है। अच्छा। अब ये बाकी गाड़ी में मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी में है, मैं अगर आपको मौका रहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ स्टोन चिपिंग, तो ऐसा है। और जो है इसके टायर छोटे हैं, टायर का साइज़ में छोटा लगता है, पर ठीक है 10-10.5 लाख के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बनाई है। जो सबसे मेन क्वेश्चन है जो कि सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, सबसे मेन वो ये कि इस कार की एवरेज क्या है, मतलब पेट्रोल में भी और विद सीएनजी भी। इसकी कार जो है इसमें एवरेज में पेट्रोल सीएनजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, देखो ऑलमोस्ट डबल का ही फ़र्क है, क्योंकि मैं पेट्रोल में जब चलाता हूँ, देखो मैं 9 महीने से चला रहा हूँ, तो इसकी 10,000 वाली जो सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर वाली, वो अभी तक नहीं आ पाई है। तो कहते हैं पहली सर्विस के बाद माइलेज बढ़ जाता है पेट्रोल का, तो अभी तक का जो मैं आपको बताऊँ कि इसमें पेट्रोल में जो है ये 10 से 12 का माइलेज दे पाई है मुझे। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड है, हमारे कॉमन फ्रेंड है, उसके पास भी सेम आर्टिका ही है, तो उनकी जैसे 30-20 हज़ार किलोमीटर चल चुके, तो बोलते हैं उनकी 15 का माइलेज दे देती है। तो पेट्रोल में तो मेरी गाड़ी जो है अभी तक ये मेरे को 10-12 का माइलेज दे रही है हार्डली। और सीएनजी की बात करूँ जो मेजरली अभी तक चली है, सीएनजी में ये 20 से 25 तक का माइलेज देती है। 25 तक का? हाँ, तो मतलब ये है जो इसका सीएनजी का टैंक है, मेन तो ये गाड़ी सीएनजी के लिए फेमस है, तो इसका सीएनजी का टैंक है दिल्ली में 14 किलो का टैंक है इसका 60 लीटर का, तो 8-8 किलो तक आ जाती है, 7 किलो तक आ जाती है। बेसिकली दिल्ली में 3-350 में इसका टैंक फुल हो जाता है, और उसके बाद ये एसी के साथ
180 किलोमीटर, सॉरी 180 ज़्यादा बोल दिया, हाँ 180 किलोमीटर चल जाती है अगर आप इसको इकोनॉमिकली चलाओ। पर जैसे मैं थोड़ी सी रैश टाइप में चलाता हूँ, मतलब जैसे पंजा दबा के मत चलाओ। हाँ अगर जैसे मैं थोड़ा सा पंजा दबा के चला लेता हूँ, मेरी गियर चेंजिंग थोड़ी हाई आरपीएम पे होती है, थोड़ा ऐसी मेरी ड्राइविंग वो है, तो मेरे को माइलेज जो है एक टैंक में 150 तक का आता है। पर फिर भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली ठीक है, ऑलमोस्ट ₹2.5 पर किलोमीटर है, तो बहुत ही है यार। 7 सीटर अगर आपको 1 किलोमीटर पे ₹2.5 दे रही है और चलो ये तो एवरेज की बात हो गई, मतलब अच्छी एवरेज है आपके हिसाब से इसकी काफ़ी। सीएनजी का माइलेज बहुत सक्सेसफुल है मतलब ये सीएनजी में। हाँ सक्सेस सीएनजी में परफेक्ट सक्सेसफुल है। मारुति की सारी गाड़ियाँ सक्सेसफुल हैं सीएनजी में। और मेरा अब जैसे आपने मेरे को बताया कि आपकी फ़र्स्ट सर्विस हुई नहीं है, बट स्टिल मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर्विस कॉस्ट क्या आप एस्टिमेट लेके चल रहे हो, और इसके पार्ट्स की कॉस्ट अगर आपने कहीं बाहर से ठीक कराई है तो क्या आती है? अभी तक तो देखो बाहर से कुछ कराने की नौबत नहीं आई है, ईश्वर करे आगे भी ना आए। और अभी तक तो गाड़ी बिल्कुल रॉ है, मैंने सीट कवर भी नहीं चढ़ाए। और सर्विस कॉस्ट की जितना मैंने एस्टिमेटेड लिया है अभी तक कंपनी सेंटर से, और जो है सर्विस सेंटर और अपने बाकी दोस्त हैं जिनके पास है, ये 5 से 10 हज़ार के बीच में इसकी सर्विस हो जाती है। अच्छा, 5 से 10 हज़ार। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ बेसिक सर्विस, मतलब कोई पार्ट रिप्लेसमेंट ना हो, जैसे शॉकर वॉकर अगर कुछ वैसे पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं, जो बेसिक सर्विस है वो हो जाती है 5-10 हज़ार तक में। ये अब जैसे ये 7 सीटर कार है, तो इसका आपने यूज़ भी किया होगा कभी, तो मैं बेसिकली ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसमें फुल लोड में ये कार कैसे चलती है? मतलब ये ऐसे दबती तो नहीं है, या फिर सीएनजी में फुल लोड में चलाओगे तो ऐसा लगता है कि भाई पेट्रोल पे शिफ्ट करनी ही पड़ेगी? ये सब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका आप आंसर करें। हाँ देखो, बहुत बढ़िया चलते हैं, बोला ना, वो इसमें कमी निकालनी मुश्किल है अभी तक मेरे लिए। तो ऐसा कई बार मौके आए हैं जब हम गाड़ी पूरी फुल लोड हो गई है, 4-5 बारी ऐसा मौके आ गए हैं। तो देखो प्लेन में अगर आप चलते हो तो आप सीएनजी में भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार हम 9 लोग, मतलब ऐसा दिन कोई आ गया था, 2 फैमिलीज थी, तो 9 लोग जो है गाड़ी में गए थे, कंफर्टेबल होकर गए थे। काफ़ी जगह हो रही थी, उसके बाद भी करीब 200 किलोमीटर की ट्रिप लगाई थी, पूरी सीएनजी में थी, तो अच्छा कंफर्टेबल है। पर हाँ, पहाड़ों में जैसे अगर आप जाओ और गाड़ी लोडेड है तो पेट्रोल में शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब सीएनजी में यूँ है कि उठने में दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी गाड़ी लोडेड है, ऊपर से चढ़ाई है, तो बहुत उसमें तो पेट्रोल शिफ्ट करना पड़ता ही पड़ता है। पर मतलब अगर प्लेन रीजन है तो सीएनजी में फुल लोड में भी कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर आप माउंटेनियस रीजन में जा रहे हो तो आपको पेट्रोल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली प्लेन में परफेक्ट है। प्लेन में परफेक्ट है। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस कार में पेट्रोल में जब चलाते हैं और सीएनजी में जब चलाते हैं कितना डिफरेंस आता है? हाँ देखो, पावर का और माइलेज का डिफरेंस है। पेट्रोल में गाड़ी एकदम रॉरिंग बेसिस पे आ जाती है, मतलब बस रेडी टू किल टाइप की हो जाती है। बहुत अच्छा, मतलब पेट्रोल में बहुत अच्छा पावर एहसास होती है। और उसके अलावा इंजन नॉइज़ जो है, पेट्रोल में इंजन नॉइज़ बहुत कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। पर वेयरएज़ अगर आप सीएनजी में जैसे हम इसको चलाते हैं, हल्की सी पावर कम है और जो है थोड़ा जो है इंजन नॉइज़ थोड़ी बढ़ जाती है, और बस हल्की सी, बहुत ही माइन्यूट सी, मतलब आपको ये है कि कैबिन में आपको सीएनजी की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे अभी अगर आपको जो माइन्यूट सी आवाज़ आ रही है वो सीएनजी की, पर अभी पेट्रोल शिफ्ट कर देंगे तो कैबिन एकदम शांत सा हो जाएगा। तो और हाँ, स्पीड की मैं बात बता दूँ, देखो सीएनजी में जो टॉप स्पीड है इसकी 140-145 तक गई है, पर वेरस पेट्रोल में क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा देती है तो 175 तक तो देखा है। उसके आगे भी जाती होगी। So thank you Devansh for sharing your feedback with us, and guys, this was our honest thoughts and also owner's feedback for this Ertiga VXi CNG. Thank you for watching, and please subscribe to our channel.